हाय, दिस इज देव। और इस वीडियो से हम लोग शुरू कर रहे हैं केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को। फिजिक्स की पूरी सीरीज चल ही रही है, उसके साथ हम लोग अब यहाँ से शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री के बेसिक से कॉन्सेप्ट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको आने ही चाहिए। उनमें से सबसे पहला कॉन्सेप्ट है ऑक्सीकरण संख्या। देखो, ऑक्सीकरण संख्या से सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। एक यौगिक दिया जाता है और वहां हमसे पूछा जाता है कि इस यौगिक में सेंट्रल परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या को बताइए, या फिर किसी भी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या को बताना होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से शुरू करने वाले हैं किस तरह से ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। कॉन्सेप्ट पे चलने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि आवर्त सारणी में द्रव अवस्था में कितने तत्व पाए जाते हैं। मतलब कि हमको पता है हमारी आवर्त सारणी में हम जो हमको पता है कि 118 तत्व अभी तक हम पढ़ते हैं। हमारी जो प्रोडक्ट टेबल होती है उसमें 118 तत्व हमको देखने को मिलते हैं, है ना। उनमें से कुछ पाए जाते हैं, नीचे वाले कुछ नहीं भी पाए जाते हैं, लेकिन 118 तत्व पाए जाते हैं। उनमें से हमको बताना है कि कितने तत्व द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। एक तो सबको पता होगा एटलीस्ट मरकरी, मरकरी आपको पता है द्रव अवस्था में। लेकिन एकमात्र ये धातु ही नहीं है जो द्रव अवस्था में, इसके अलावा भी और भी तत्व होते हैं जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। तो आपको बताना है 12, 5, 3, 1। एक ऑप्शन में से सही है, कमेंट करिए अपना आंसर और सही आंसर मिलेगा आपको वीडियो के लास्ट में। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑक्सीकरण संख्या होती क्या है। जैसे ही बात आती है कि ऑक्सीकरण संख्या, तो किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या उस यौगिक के साथ जब वो किसी यौगिक में मिलता है तो वहां पर आवेश की मात्रा को प्रकट करती है। मतलब कि ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी, यह इस बात पर निर्भर करती है कि उसके साथ वाले तत्वों की विद्युत ऋणात्मकताएं कितनी है। मतलब कि जब एक तत्व ऐसे तत्व के साथ जुड़ा होता है जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, तो उस तत्व की धनात्मक होती है, और ज्यादा विद्युत ऋणात्मक वाले तत्व की ऑक्सीकरण संख्या ऋणात्मक होगी। नॉर्मल सी बात है। विद्युत ऋणात्मकता, इसका मतलब क्या होता है? विद्युत ऋणात्मकता, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में बात करेंगे फिर कभी। ऋणात्मकता, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल विद्युत ऋणात्मकता का एक सीधा सा फंडा ये होता है कि किसी भी तत्व की इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ आकर्षित करने की शक्ति, तो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की शक्ति जितनी ज्यादा होती है उतना ही ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है। और फ्लोरीन, फ्लोरीन आवर्त सारणी का या फिर दुनिया में ब्रह्मांड में पाया जाने वाला सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। मतलब कि इसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। इसका मतलब ये हुआ कि फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या कभी भी धनात्मक नहीं हो सकती, क्योंकि इससे ज्यादा कोई ऋणात्मक ऋणात्मक है ही नहीं। तो धनात्मक तो तभी होगी ना, इसकी फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक तभी हो सकती है जब इससे ज्यादा कोई विद्युत ऋणात्मक मिल जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या कभी भी धनात्मक नहीं हो सकती, है ना। इसका मतलब क्या है कि फ्लोरीन जब भी किसी भी तत्व के साथ जुड़ेगा तो मतलब कि F2O7 एक यौगिक बनता है, और कभी बार ये आ भी जाता है कि ऑक्सीकरण संख्या बताइए। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की जब ऑक्सीकरण संख्या पूछेगा तो ये धनात्मक होगी, तो +2 होगी, है ना। और फ्लोरीन की हमेशा ही -1 होती है, तो वही रहेगी। यहाँ पर सॉरी, -7 नहीं होगी, तो -7 ही रहेगी। इस तरह से जब भी कोई तत्व किसी दूसरे तत्व के साथ जुड़कर यौगिक बनाता है तो वहां से आवेश प्रकट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे पास CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, आपको पता है चूना होता है। यहाँ पर अगर हमसे पूछा जाए कि ऑक्सीकरण संख्या, तो देखो कैल्शियम हमको पता है एक धातु है, और ये धातु हमको कहाँ मिलती है? आवर्त सारणी के सेकंड ए वाले ब्लॉक में, दूसरे सेकंड ए वर्ग में मिलती है, या फिर समूह संख्या 2 में मिलती है। तो वहां पर जितने भी तत्व होते हैं उनकी सबकी ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, चूना बनाता है, तो कैल्शियम की ऑक्सीकरण संख्या +2 और ऑक्सीजन की -2। ये बहुत इजी से कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल H2SO4 हमसे पूछ लिया कि H2SO4 में ऑक्सीकरण संख्या बताइए इन तत्वों की। तो देखो, सबसे पहले देखेंगे कि कौन तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कितनी है। फॉर एग्जांपल, इस यौगिक में सबसे ज्यादा जो विद्युत ऋणात्मकता है वो है ऑक्सीजन की। और ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रवृत्ति क्या होती है? 2 इलेक्ट्रॉनों को लेने की, तो इसका मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2। ये कुछ चीजें होती है जो अभी मैं बताऊंगा, इतने याद करने होते हैं आपको, वो फिक्स रहते हैं। तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता -2। सल्फर की मान लो हमको ज्ञात करनी, तो मान लेते हैं सल्फर की x हमको नहीं पता। और उसके बाद हाइड्रोजन की जो विद्युत ऋणात्मकता है वो दोनों से ही कम है, तो इसका मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1। तो जब इनको अगर हम सॉल्व करें तो दो हाइड्रोजन की +1 प्लस एक सल्फर जोड़ा है तो सल्फर की x मान लेते हैं, और उसके बाद +4
गुणा दो 4 ऑक्सीजन लगे हैं और एक ऑक्सीजन की -2। एक बात याद रखने की ये होती है कि किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग शून्य होता है, मतलब कि अगर उस यौगिक पर कोई आवेश नहीं है, नॉर्मली किसी यौगिक पर कोई आवेश होता नहीं है, आयन होता है वो अलग बात है, लेकिन किसी भी यौगिक पर जो कुल आवेश होता है वो जीरो, अतः उनकी ऑक्सीकरण संख्याओं का योग भी जीरो होता है। इसका मतलब ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स माइनस, क्योंकि यहाँ पे गुणा करेंगे तो 8 बराबर 0, और इसका मतलब ये -2, माइनस का 8 प्लस का 2, तो x बराबर हमारे पर आ गई प्लस की 6। तो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकली? +6। ठीक है। इसके अलावा कुछ बेसिक तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या जो नॉर्मली नहीं बदलती हैं, जैसे ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो +1 हो सकती है और -1 भी हो सकती है। +1 कब होगी? जब हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, जब हाइड्रोजन अपने से अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ जुड़ेगा तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होगी, और जब अपने से कम ऋणात्मक तत्व के साथ जुड़ेगा तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होगी। दोनों के एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल HCl, अगर हम HCl की बात करें तो यहाँ पर HCl में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या प्लस होगी, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है, तो इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन की +1 और क्लोरीन की -1। वहीं पर अगर दूसरी तरफ अगर हम बात करें CH4 की, तो CH4 में कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता थोड़ी सी अधिक होती है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, इसलिए कार्बन की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो धनात्मक ऋणात्मक होती है। अच्छा, अगेन यहाँ पर ऋणात्मक होती है और हाइड्रोजन की फिर से धनात्मक होती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सॉरी प्लस माइनस का 4, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी उस तत्व की जो ऑक्सीकरण संख्या वो निगेटिव होगी, और जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होगी वो उसकी ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक होती है। तो ये दो एग्जांपल थे जिसमें ऑक्सीजन की सॉरी हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या निगेटिव होती है। इसके अलावा जब हाइड्रोजन किसी धातु के साथ क्रिया करता है, फॉर एग्जांपल NaH, अगर NaH बनना है तो हमें पता है सोडियम एक धातु है, और धातु की मोस्टली ज्यादातर हमेशा ही ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक होती है, मतलब कि यहाँ पर Na+1 और H की -1। तो एक तत्व की ऑक्सीकरण संख्या वेरी करती है, ये डिपेंड करता है कि वह अपने साथ किस परमाणु के साथ जुड़ा है। अगेन दूसरे तत्व की बात करें तो हमारे पास है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जनरली जो ऑक्सीकरण संख्या होती है -2 होती है, क्योंकि मोस्टली जो ऑक्सीजन जुड़ा होता है वो अपने से कम विद्युत ऋणात्मक तत्वों के साथ जुड़ा होता है, तो इस वजह से उसकी जो ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। अगेन ये वेरी कर सकती है, +2 की तरफ भी कर सकती है वेरी, ये फिर पार्शियली 1/2 की तरफ भी वेरी कर सकती है, और यहाँ पर 1 भी होती है कई कई तत्वों में। तो हम ये सब देखेंगे, इसके एग्जाम्पल कभी अपवादों की जब हम बात करेंगे अगले वीडियो में, तब हम बात करेंगे ऑक्सीकरण की संख्या, ऑक्सीजन या फिर किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या किस तरह से वेरी करती है। तो मोस्टली जब हम कंसीडर करते हैं तो ऑक्सीकरण संख्या -2, ये बहुत ही ज्यादा रेयर केस है, लेकिन फिर से अगेन केमिस्ट्री को कहा जाता है अपवादों का सब्जेक्ट, मतलब कि अपवाद तो आने ही है, और मोस्टली क्वेश्चन जो बनते हैं वो अपवाद से ही बनते हैं। सिंपल भी बन जाते हैं कभी, लेकिन ज्यादातर एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि जो सवाल बनेंगे वो अपवादों से बनेंगे, है ना। इसके अलावा ऑक्सीजन की सल्फर की बात करें तो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या वेरी करती रहती है, -2 हो सकती है कई बार, +6 हो सकती है कई बार, और इसके अलावा भी हो सकती है, लेकिन ये जो दो फॉर्म है वो जनरली पाई जाती हैं। क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। फ्लोरीन की हमने बता चुके हैं हमेशा ही -1 रहती है। क्लोरीन की +7 बदल सकती है कभी कभी, जब ये फ्लोरीन के साथ जुड़ा होगा या फिर अपने से अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जैसे ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होगा, तो इसकी +7 हो सकती है, वरना नॉर्मली माइनस ही होती है। उसके अलावा तत्व मोस्टली ऑक्सीकरण संख्याओं को डिसाइड कैसे करते हैं कि वो जिस वर्ग में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ए की बात करें तो फर्स्ट ए या फिर वर्ग नंबर संख्या 1 में जितने भी तत्व पाए जाते हैं उनकी सबकी ऑक्सीकरण संख्या लगभग हमेशा ही +1 रहती है। ठीक है। हम किन की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये दो विद्युत रेडियो एक्टिव तत्व हैं। इन दोनों को अगर हम छोड़ देना तो इन सबकी जो ऑक्सीकरण संख्या है वो हमेशा ही +1 होती है। सेकेंड डे की बात करें तो अगेन सेकेंड डे में जो जितने भी तत्व होते हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या मोस्टली +2 होती हैं। इसके बाद जब हम बात करते हैं डी ब्लॉक के तत्वों की, तो डी ब्लॉक के तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याएं वेरी करती रहती हैं,
और हमसे पूछा यही जाता है कि डी ब्लॉक के तत्व दिए जा सकते हैं कि उनकी ऑक्सीकरण संख्या निकालें। तो उनकी ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए बहुत सीधा सा फंडा ये है कि जो उनसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं वहां अपवाद नहीं मिलता। इन तत्वों को लेकर जब जब भी कोई डी ब्लॉक का तत्व जुड़ा होगा तो इनके साथ अपवाद नहीं मिलता, मतलब कि ये जो आपको दिख रहे हैं तत्व इनके साथ कोई अपवाद नहीं मिलता। तो सिंपली हमको ऑक्सीजन दिया होगा तो -2, सल्फर दिया होगा तो -2, क्योंकि धातु है तो सल्फर की हमेशा ही विद्युत ऋणात्मकता धातुओं से ज्यादा होती है, तो इसका मतलब -2। क्लोरीन की हमेशा ही -1 और फ्लोरीन की भी -1। तो इन तत्वों को इस तरह से जोड़ के हम उनके मान रख के ऑक्सीकरण संख्याओं को निकाल लेते हैं। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हर एक कुछ, ताकि हमको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। फॉर एग्जाम्पल कुछ फेमस तत्वों को लेते हैं जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। तो हम कहता है कैल्शियम कार्बोनेट COCA3 इसको कहते हैं, CaCO3 इसको कहते हैं चूना पत्थर। और जब हमसे अगर पूछी जाए कि यहाँ पर हमको ऑक्सीकरण संख्याएं निकालनी है तो ऑक्सीकरण संख्या मान लो कैल्शियम की, वैसे ये इसमें कुछ करने को है नहीं, ये लगभग सबको पता है कि किस तरह से बनता है। ठीक है, तो क्या करना है हमको, मान लो कैल्शियम की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है तो कैल्शियम की हमेशा ही +2 होती है, तो ये हमको पता है। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करेंगे तो हमको पता है ऑक्सीजन इन तत्वों में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है, तो हमेशा ये -2 रहेगा। अब बचा कौन है, कार्बन। तो कार्बन के लिए हम क्या करेंगे, +2 देखो कैल्शियम की होगी, कार्बन की इनको नहीं मालूम तो x मान ली, उसके बाद प्लस ऑक्सीजन की कितनी है 3 गुणा -2, मतलब कि और ये होना कितना था, ये 0, तो ये +2 और ये कितना है -6, तो मतलब कि x बराबर आ गया हमारे पास +4। तो कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या +4 है ना, यहाँ से इस तरह से बन गया। अच्छा, इसके अलावा और अगर हम किसी और यौगिक की बात करें तो एक हमने ले लिया CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो यहाँ पर हमको सिर्फ देखना है, क्योंकि दो ही तत्व हैं, तो ये देखना है कि किसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है और किसकी कम है। तो कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता क्लोरीन से कम होती है, क्लोरीन से कम होती है, इसका मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक आने वाली है और इसकी ऋणात्मक आने वाली है। तो देखो क्लोरीन की खासियत क्या है, इसके भाइतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो कार्बन की x हमको नहीं पता है, प्लस 4 गुणा -1 बराबर 0 होना चाहिए, तो मतलब कि x बराबर कितना आ गया, फिर से +4। तो कार्बन की नॉर्मली ऑक्सीकरण संख्या हमारे पास 4 ही आती है। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगर हम बात करें आगे डी ब्लॉक के कुछ तत्वों की बात करते हैं, तो सबसे फेमस आता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो K4 ब्रैकेट के अंदर FeCN का होल 6, इसको बोलते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड। और यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि ये बता दो कि फेरस की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, मतलब यहाँ पर जो आयरन परमाणु लगा है Fe लगा है उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी। तो ये देखो पोटेशियम है, पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा ही +1 कभी भी नहीं बदलती, क्योंकि पोटेशियम से ज्यादा विद्युत ऋणात्मक, मतलब पोटेशियम से कम विद्युत ऋणात्मक तत्व नहीं मिलता, ये इसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम ही होती है। ठीक है, तो सबसे कम पोटेशियम, इससे अधिक मिल भी सकते हैं लेकिन फिलहाल मिलेंगे तो उनसे पोटेशियम कभी भी बॉन्ड नहीं बनाता, उनसे कभी भी क्रिया नहीं करता। तो जब भी किसी यौगिक में पोटेशियम देखो तो उसकी विद्युत ऋणात्मकता हमेशा +1 होती है। सी एन का मतलब साइनाइड, हमको पता है साइनाइड पर -1 आवेश होता है, तो इसका मतलब इसकी पूरे की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई, -1। हमें निकालनी है फेरस की, तो फेरस x मान लिया, और Cn कितने लगे हैं 6, तो एक पे कितना आवेश होता है -1, और कुल लगे हैं 6, तो मतलब कि कुल आवेश हो गया -6, है ना। 4 पोटेशियम लगे हैं, मतलब कि 4 गुणा +1 प्लस x हमको निकालना है, और उसके बाद प्लस का -6 हो जाएगा क्योंकि ये Cn की, और कुल आवेश होना चाहिए 0, तो इसका मतलब हो गया 4 प्लस x -6 बराबर 0। यहाँ से इसको घटाया तो x -2 बराबर 0, मतलब कि x बराबर +2। तो यहाँ पर आ गई हमारी फेरस की ऑक्सीकरण संख्या। जैसा कि नाम से बताया फेरस साइनाइड है तो फिर फेरस ही है, मतलब कि +2 ऑक्सीकरण संख्या होती है। एक तत्व तो इससे ठीक मिलता जुलता हमारे पास होता है पोटेशियम फेरी साइनाइड, मतलब कि K3 FeCN का होल 6। इनके नाम में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, इसको कहते हैं फेरोसाइनाइड और इसको बोलते हैं फेरीसाइनाइड। अगर यहाँ का सेम कॉन्सेप्ट लगा कर इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालें तो 3
पोटेशियम जोड़े हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या +1, फिर इसकी हमको निकालनी है, मतलब कि Fe की निकालनी है +x, और उसके बाद अगेन ये कितनी हो जाएगी -6, टोटल होना चाहिए 0, मतलब कि 3 + 6 + x - 6 बराबर 0, मतलब कि x - 3 बराबर 0 और x बराबर +3। तो ये एकदम से सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर हमको क्या निकाला, ऑक्सीकरण संख्या हमने इस तरह से निकाल ली। इसके अलावा अगर हम कुछ और तत्वों की बात करें तो उनमें से कुछ फेमस तत्व जो हमारे पास आते हैं, H2, अच्छा इसको हम बाद में H2S2O8 आपको निकालनी है इसकी ऑक्सीकरण संख्या, और ये आपका होमवर्क है। कमेंट करके बताएं कि ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर सल्फर की क्या होगी। देखते हैं कितने लोग सही आंसर कर पाते हैं। H2S2O8, H2S2O8, ठीक है, इसमें सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकाली है। इसका आंसर बताएंगे आपको हम अगले वीडियो में, जहां बात करेंगे अपवादों की, कि ऑक्सीकरण संख्याओं के अपवाद क्या होते हैं, कि हमेशा जो दिखता है वो नहीं होता। यहाँ पर केमिस्ट्री को वैसे भी अपवादों का नियम ही